क्लास 10th के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्र की दृश्य कल्पना टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना का सामान्य सा अर्थ ये माना जाता है कि किसी भी राष्ट्र की जो विशिष्टताएं होती हैं, जो विशिष्ट पहचान होती है, उन पहचान को प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करते हुए मानव का स्वरूप प्रदान करना। फिर से सुनेंगे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना का तात्पर्य राष्ट्र को या किसी देश की जो विशिष्टताएं होती, विशेष पहचान होती है, उन पहचानों को प्रतीक चिन्ह के रूप में से युक्त, प्रतीक चिन्ह से युक्त मानव का रूप प्रदान करना है ही दृश्य कल्पना कहलाती है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी देश को इस प्रकार से चित्रित किया जाए जैसे कि वह कोई मानव है, वह कोई व्यक्ति है, तो इसी को राष्ट्र की दृश्य कल्पना कहा जाता है। सामान्यतः आप लोग जानते हैं इस बात को, किसी व्यक्ति का तस्वीर बनाना आसान होता है, लेकिन कोई एक ऐसा तस्वीर बनाना जो कि वह वास्तव में है ही नहीं, तो यह एक काफ़ी कठिन काम होता है। लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर के यूरोप के अनेक कलाकारों ने राष्ट्र को, यानी कि उनकी जो राष्ट्र राज्य थी, उसको जो है एक महिला के चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसी को कहा गया राष्ट्र की दृश्य कल्पना। और राष्ट्र की जो महिला छवि, जो चित्र बनाई गई थी, वह कोई वास्तविक महिला नहीं थी, बल्कि एक काल्पनिक महिला थी। और उसी के साथ जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए, वह जो है राष्ट्र के प्रतीक के रूप में या रूपक के रूप में उभर करके सामने आई। यहाँ पे एक शब्द आया है चर्चा में, रूपक। तो रूपक का मतलब होता है जब किसी विचार को या किसी सिद्धांत को, जैसे कि राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता इत्यादि भावना को किसी व्यक्ति या किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसे रूपक कहा जाता है। फिर से क्लियर करेंगे कि जब किसी विचार को, जैसे कि राष्ट्रीयता के विचार है, स्वतंत्रता की भावना है इत्यादि को किसी व्यक्ति या किसी प्रतीक के चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इस स्थिति को रूपक कहा जाता है। तो यूरोप में जो है क्रांति के पश्चात कहा जाए, यूरोप में ऐसी कई महिला प्रतीकों का या महिला रूपकों का निर्माण किया गया जो कि क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित थे। जैसे कि आपको ध्यान में होगा 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जो कि आप क्लास 9th में पढ़े हैं। वहाँ पर क्रांति के पश्चात महिलाओं के द्वारा वहाँ पे जो है कुछ प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे लोग, समाज के गरीब लोग, अशिक्षित लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो इस प्रकार की भावनाओं, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान या क्रांति के पश्चात जो फ्रांस के कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र को या राष्ट्र के विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे प्रतीक चिन्हों से युक्त एक नारी की तस्वीर का निर्माण किया था, जिसे कि मॉरियन कहा गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉरियन फ्रांस, फिर से सुनेंगे, मॉरियन एक काल्पनिक या फ्रांस की दृश्य कल्पना थी। ठीक है, मॉरियन फ्रांस की एक दृश्य कल्पना थी जिसे फ्रांसीसी कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी का रूप या रूपक प्रदान किया था। और इसमें फ्रांसीसी क्रांति की जो विशिष्टताएं थी, जो आदर्श पहचान थी, उन सभी पहचानों को इसमें शामिल किया गया। इसी प्रकार से जर्मनी में भी राष्ट्र को जो है एक नया रूपक नाम दिया गया, यानी कि एक नया प्रतीक दिया गया, जिसे कहा गया जर्मेनिया। यानी जर्मनी को दृश्य राष्ट्र के, यानी जर्मन को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जो प्रस्तुत किया गया, जिस नारी की छवि बनाई गई, उस छवि को जर्मेनिया की संज्ञा दी गई। और जर्मेनिया के साथ के जो चित्र बनाई गई, जो छवि बनाई गई, उसके साथ कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह भी जोड़े गए थे, जिसमें से आप कुछ जानते हैं, जैसे कि टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी की प्रतीक होती है, बाज छाप कवच जर्मनी की शक्ति का प्रतीक, बलूत पत्तियों के मुकुट जर्मेनिया पहनती थी, ये क्या था, ये बहादुरी का प्रतीक था। तलवार, आपको पता है तलवार मतलब युद्ध की तैयारी, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली या शाखाएं, यानी कि शांति की इच्छा।
हम मुकाबले को तैयार हैं, लेकिन हम शांति भी चाहते हैं। उगते हुए सूर्य की किरण, नए युग का सूत्रपात। इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों से जर्मेनिया का निर्माण किया गया और इस प्रकार से जर्मेनिया यानी कि जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मॉरियन, जो कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना थी, एक नारी छवि थी, एक काल्पनिक छवि थी, इनका निर्माण किया गया। इनके चित्र को, इनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक चौराहों पर लगाया गया, सिक्कों पर, डाक टिकटों पर अंकित किया गया, ताकि राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसके बारे में जनता को जानकारी मिलती रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद, जैसे कि आप जानते ही हैं कि राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना, स्वयं के सहयोग से राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में राष्ट्रवाद के स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है। इस समय का राष्ट्रवाद आदर्शवादी नहीं रहा, लोकतांत्रिक नहीं रहा, बल्कि एक संकीर्ण, सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। और जिस संकीर्ण सिद्धांत के कारण जिसमें प्रत्येक समूह अपने आप को दूसरे समूह से अलग मानने लगा था, यानी कि दो समूहों की राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद एक दूसरे से अलग होने लगी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि तत्कालीन समय में यूरोप में जो विभिन्न राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले लोग थे, उनके बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और इस समय 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद कहा जाए तो साम्राज्यवाद के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं के आधार पर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से लड़ने को तैयार हो गए। तो राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर के यूरोप के देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा करने की योजना, उन पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करने की योजना उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। और यही जो है 1871 के समय में यही राष्ट्रवाद का साम्राज्यवादी स्वरूप जो है बाल्कन क्षेत्र में उभर करके सामने आया। आपके सामने एक प्रश्न भी आता है, बाल्कन क्षेत्र में तनाव के क्या कारण थे? तो ये राष्ट्रवाद का जो साम्राज्यवादी रूप था, यही जो है वह वहाँ पर तनाव का मुख्य कारण था। फिर भी इसको अलग अलग बिंदुओं के रूप में करना है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आता है। तो हम पहले बाल्कन क्षेत्र को देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र कैसा था। तो अगर बाल्कन के बारे में कहा जाए तो भौगोलिक और जातीय विभिन्नता का केंद्र बना हुआ था। भौगोलिक यानी कि पूरे बाल्कन क्षेत्र की भौगोलिक कंडीशन अलग अलग थी। इसी प्रकार से जातीय भिन्नता यानी एथनिक विशेषताओं से ये युक्त था। अलग अलग नृजातीय समूह थे और इन्हीं के आधार पर बाल्कन क्षेत्र में कुल मिलाकर के 10 देश थे। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो जैसे देश जो है यहाँ पर इसमें शामिल थे। और बात ऐसी थी कि इस पूरे क्षेत्र पर यानी कि बाल्कन क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। तो तनाव का एक मुख्य कारण क्या था कि बाल्कन क्षेत्र जिसकी भौगोलिक और जातीय रूप से अलग अलग था, उस पर जो है ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ऑटोमन साम्राज्य बता दें कि तुर्की देश में मुस्लिम साम्राज्य जो था, उसी साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। 1871 के बाद यानी 19वीं शताब्दी की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर रोमानी राष्ट्रवाद का प्रसार होता है और इसी समय ऑटोमन साम्राज्य भी कमज़ोर होने लगता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में जो 10 देश थे, इन देशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। एक और बात बता दें, बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता था। और जब यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने, अलग अलग देशों के जो समूह हुए थे, इन लोगों ने अपनी अलग पहचान और अलग स्वतंत्रता बनाने की कोशिश की, जिसके कारण यह क्षेत्र एक गंभीर संघर्ष की स्थिति में परिवर्तित हो गया। बाल्कन क्षेत्र में जितने भी देश थे, उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और विरोध की भावना थी और उनके अंदर ये भावना थी कि जितना जल्दी संभव हो सके दूसरे के राज्य को जीत करके प्रारंभ करके अपने अंतर्गत कर लें। परिणाम क्या हुआ? इन राज्यों के बीच में आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गए और इसी क्षेत्र में यूरोप के कई देश, शक्तिशाली देश, जर्मनी,
फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जैसे देश जो थे वह इस कमज़ोर स्थिति में, इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की स्थिति में इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ यह क्षेत्र जो है प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण हुआ। तो कई युद्ध हुए यहाँ पर और अंत में ये जो युद्ध जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गए। तो एक प्रश्न के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में तनाव का क्या कारण था। तो जितने कारण हमने आपको बताए एक एक करके, यहाँ पर रोमानी राष्ट्रवाद का फैलाव होना, राष्ट्र के बीच में राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित होना, संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना होना, आपस में अपनी पृथक पहचान की भावना रखना, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखना, शक्तिशाली विदेशों के द्वारा यहाँ पर उपनिवेश बनाने का प्रयास करना, ये सारे कारण थे जिसके कारण बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।